50,000 रुपए तक की सैलरी घर बैठे मिलेगी, वो भी बिना कोई काम करे। पावर ऑफ SWP कहते हैं इसे, लेकिन इसको समझने के लिए पावर ऑफ SIP समझनी जरूरी है। और जो मैं आज बात बताऊंगा ये कोई एक्सेल पे बात नहीं हो रही, ये प्रैक्टिकली लाइफ में हुआ है मेरे एक सब्सक्राइबर के साथ, जिन्होंने मुझे स्टोरी भेजी कि एक्चुअली जो वीडियोस मैंने 2020-21 के आसपास बनाई थी, उन वीडियोस ने उन्हें 1 करोड़ अचीव करने में कैसे मदद करी। सो कोई भी एक्सेल वाली बात नहीं है, सारी प्रैक्टिकल नॉलेज। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं वीडियो। तो जिनकी आज हम बात कर रहे हैं उनका नाम प्रशांत रख लेते हैं। ओरिजिनल नाम इसलिए नहीं रख रहे क्योंकि किसी का भी पैसा बनता है तो वो अपना ओरिजिनल नाम नहीं बताना चाहता, कहते हैं नजर लग जाती है। उन्होंने पावर ऑफ SIP, SWP और एक और ऐसी चीज जो कि आज की डेट में बात कर तो टैबू है, लोगों को पसंद नहीं आती, लोग बहुत गालियां बकते हैं, उस चीज के बारे में बताऊंगा। अब पावर ऑफ SIP उन्होंने कैसे यूज करी। 2023 में मैंने एक वीडियो बनाई थी कि पावर ऑफ SIP आपकी लाइफ कैसे बदल सकता है। उनकी SIP अमाउंट अप्रॉक्सीमेटली 20,000 रुपए के आसपास हुआ करता था और 17% के आसपास के उन्होंने रिटर्न्स निकाले थे और सिर्फ 8 साल तक वो लगातार इन्वेस्ट करते रहे। अगर आप देखोगे तो 8 साल इन्वेस्ट करने के बाद उनकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट 23 लाख रुपए हो गई थी और मैच्योरिटी अमाउंट अप्रॉक्सीमेटली 40 लाख के आसपास हुई होगी। अभी जो 40 लाख की SIP थी, इससे ऑल ऑफ द सडन 1 करोड़ बनना तो पॉसिबल नहीं था। ऊपर से जब आप इसे बेचते तो काफी सारे टैक्सेस लग जाते। तो उन्होंने इस सिचुएशन को कैसे डील करा अब बताता हूं, ताकि आप अपनी लाइफ में भी ये चीज कर पाओ। उन्होंने बेस्ट प्रैक्टिस अपनाई। सबसे पहली थी टैक्स हार्वेस्टिंग, मतलब हर साल के लेवल पर उन्होंने अपने म्यूचुअल फंड्स के यूनिट कुछ बेचे और उस म्यूचुअल फंड के यूनिट बेचने के बाद इनिशियली 1 लाख रुपए तक जो उन्हें प्रॉफिट होता था वो लेते थे और दोबारा से री इन्वेस्ट कर देते थे इन्हीं म्यूचुअल फंड्स के अंदर। अब वो कौन कौन से म्यूचुअल फंड थे, कुछ स्मॉल कैप, कुछ मिड कैप के थे। आगे कैसे आप कर सकते हो ये चीज़, ये भी मैं बताऊंगा। तो जब वो टैक्स हार्वेस्टिंग करते थे तो जब इनको पैसे की जरूरत पड़ती थी तो पैसा निकालते थे और इतना टैक्स भी नहीं लगता था। अब एग्जैक्टली इसके बाद हुआ क्या, इसको समझो। अब जब 42 लाख रुपीस तक ये पहुंच गए थे तो 2020-21 में मैंने एक वीडियो बनाई थी पावर ऑफ लोन। अभी जो पावर ऑफ लोन है ये ज्यादातर लोग नहीं समझे थे, लेकिन उनमें से एक प्रशांत जी थे जिन्होंने इसको एक्चुअली सही से इंप्लीमेंट किया। पावर ऑफ लोन क्या कहता है कि जब जब बाजार हमारा गिरा हुआ हो तब तब हमें लोन लेकर के इन्वेस्ट करना है, और ये इतना ही सिंपल है। इसको कहते हैं रिस्क मिटिगेशन स्ट्रैटेजी। जहां पे आप लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करते हो, उसके बदले आपको क्या मिलता है, आपको एक बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे जो उन्होंने मुझे बताया कि 2020-21 के आसपास जहां पे आप ये कहते थे कि यार इन्वेस्ट करना चाहिए लोन लेकर के, मैंने इन्वेस्ट किया बैंक निफ्टी के अंदर और 2022 से लेकर के अभी तक अगर आप रिटर्न्स देखोगे तो अराउंड मैंने 60% से ज्यादा के रिटर्न कमा लिए हैं लास्ट 2 से 3 सालों के अंदर। अब उन्होंने लोन कितने का लिया था? अब वो जो लोन लिया था वो काफी बड़ा अमाउंट था, अप्रॉक्सीमेटली 50 लाख रुपीस के आसपास। लेकिन अब इसको सही से इंप्लीमेंट करने के लिए मैंने वहां पे कुछ चीजें बताई थी जो मैं इस वीडियो में बताता हूं, ताकि आप इसे अगर इंप्लीमेंट करना चाहो तो इंप्लीमेंट कर लेना, लेकिन ये बहुत हाई रिस्की होने वाला है। सबसे पहली चीज प्रशांत जी के लिए जो बहुत अच्छी काम करी वो एक गवर्नमेंट जॉब में थे, और गवर्नमेंट जॉब के बेनिफिट ये होते हैं कि आपको एकदम से नहीं निकाला जाता, जिस वजह से जो उन्होंने लोन लिया था उसकी वो EMI 5 साल में आसानी से पे कर पाए, और पे करने के बावजूद आज की डेट के अंदर भी वो SIP कर पा रहे। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के अपने ही अलग बेनिफिट्स होते हैं, ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है, और यही बेनिफिट प्रशांत जी को भी मिल रहे थे। अब दूसरी चीज क्या थी कि जब उन्होंने ये लोन लिया तो फोर्सफुली उन्हें इन्वेस्ट करना पड़ा अपना एक मेजर अमाउंट। जो हमने डिस्कस किया था कि अगर आप सिर्फ 20,000 की SIP ले रहे हो और अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है और आपको अलाउ करती है कि 30,000 की SIP करो, तो आप 30,000 की SIP करो। लोग ये नहीं कर पा रहे थे, और प्रशांत जी ने जब लोन लिया तो वो ये काम कर पाए कि जब उन्होंने 30,000 रुपए की SIP करनी शुरू कर दी जो कि EMI के रूप में थी, वो एक्चुअली एकदम से काफ़ी बड़ा अमाउंट बन गया। तो पहली चीज, आपकी सैलरी इतनी अच्छी है कि आपको कैश फ्लो की दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज, आपने लोन लेकर के एक लमसम अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया है मार्केट के उस सेगमेंट के ऊपर जहां पे मार्केट ऑलरेडी काफी ज्यादा गिरी हुई है, और आप उसके बाद आसानी से बैठे हो रिटर्न की चाह में। अगर आप देखोगे तो जो प्रशांत जी थे उन्होंने इतने रिटर्न्स नहीं बनाए थे, कितने साल तक, करीब करीब 1 साल तक कुछ खास रिटर्न नहीं थे। लेकिन उसके बाद जैसे ही रेट कट होना शुरू होता है लास्ट सितंबर 2024 से, उनके जो रिटर्न्स होते हैं वो एक्सप्लोड करते हैं। ये एक्सप्लोड सिर्फ इस वजह से कर पाते हैं क्योंकि यहाँ पर हमने एक चीज़ डिस्कस करी थी, वो थी पेशेंस एंड व्हाट नेक्स्ट। पेशेंस ये कहता है
कि अगर आपको एक अच्छा एसेट जो कि काफ़ी लंबे समय तक नहीं चल रहा है, उसके अंदर एक सस्ते प्राइस पे अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप इन्वेस्ट करते हो और जिसके चांसेस हाई हैं कि आने वाले टाइम पे वो चलेगा, अगर आप उसे चूज़ करते हो और आराम से बैठते हो तो यहाँ पे रिटर्न्स बनेंगे। और ये मैंने अपनी लाइफ के अंदर भी करा था, क्वांट के ELSS म्यूचुअल फंड के अंदर, जो मैंने कुछ टाइम पे प्रैक्टिकली उठा करके दिखाया था, जहाँ पे मेरे रिटर्न्स ऑलमोस्ट डबल बन गए थे। और सेम चीज़ इन्होंने भी इस वाले सेगमेंट में करी, जहाँ पे इनके रिटर्न्स अप्रॉक्सीमेटली 50% से ज़्यादा आए। अब ये इस वजह से हो पाया था क्योंकि मोटा पैसा जब आप लमसम इन्वेस्ट करते हो और वो सेगमेंट अच्छा चलता है, तो यहाँ पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी अच्छी होती हैं। क्या ये नेगेटिव फायर नहीं कर सकता था? फॉर श्योर ये नेगेटिव फायर कर सकता था, लेकिन यहाँ पे एक बेस्ट चीज़ ये थी कि करीब 2-3 साल से जब तक बाजार चल रहा था, तब तक जो सेगमेंट था हमारा बैंकिंग वाला, ये नहीं चला था। और बैंक्स कभी भी इतना ज़्यादा गिरते नहीं हैं, क्योंकि अगर इंडिया है वो एक एमर्जिंग मार्केट है, और एमर्जिंग मार्केट के अंदर जो बैंक्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा ग्रोथ देते हैं। और इसी के साथ साथ उन्होंने पराग पारेख फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट किया था, जिनसे उनके काफ़ी अच्छे रिटर्न्स आए। अब ये सारी चीज़ें करके जो प्रशांत जी थे, उनके रिटर्न्स तो अच्छे बन गए थे, लेकिन उसके बाद वो दोबारा आते हैं, कहते हैं कि सर रिटर्न्स तो अच्छे बन गए, लेकिन उसके बाद जो पैसा है उसका क्या करना है, क्योंकि अब मेरा काम हो चुका है, जो आपने बोला था, अब मेरे पास आने वाली लाइफ है जिसके अंदर मुझे अब एक डिसेंट अमाउंट चाहिए रेगुलर बेसिस पे, और मैं काम नहीं करना चाहता क्योंकि मेरी एज भी हो चुकी है। मैंने बोला बिल्कुल प्रशांत जी, अब बात करते हैं आगे की। तो जो प्रशांत जी थे, या फिर काफ़ी लोग मेरे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करते हैं, हम डिस्कस करते हैं, वहाँ पे कोई भी चार्जेस नहीं लेता, एज अ नॉर्मल फ्रेंड मैं उनसे बात करता हूँ। तो मैंने उन्हें भी सेम ही चीज़ बोली जो मैंने अपनी लाइफ के अंदर करने की कोशिश करी है, और आने वाले टाइम पे मैं करूँगा। मेरा टारगेट 1 करोड़ से काफ़ी बड़ा है, लेकिन सेम चीज़ मैं अपनी लाइफ में भी इंप्लीमेंट करूँगा। वो क्या थी कि सपोज करो आपका जो कॉर्पस है वो एक मीनिंगफुल कॉर्पस बन गया है, जो आपकी लाइफ के अंदर जितना पैसा आपको चाहिए आने वाले टाइम पे वो आपको दे सकता है। तो वो स्टेप्स क्या हैं जिससे आप ये चीज़ निकालोगे? सबसे पहली चीज़ आपको देखना है कि आपको कितना पैसा चाहिए। प्रशांत जी के केस में उन्होंने बोला मेरा 50,000 में काम हो जाता है, मेरी इतनी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मेरे पास अपना घर भी है। तो मैंने उनसे बोला प्रशांत जी एक काम करो, आप इसमें से 50% पैसा निकाल लो। अब 50% क्यों निकालना था? 50% हमें निकालना था और हमें 10 साल के लिए उनकी मंथली इनकम बनानी थी। अब अगर हम 50 लाख रुपए उठा करके 120 महीने मतलब 10 साल से डिवाइड कर लें, तो आपके पास 41,666 रुपीज़ के आसपास बन जाता है। लेकिन हम तो 50,000 की बात कर रहे हैं। तो क्या होता है, जब आप ये पैसा निकालते हो, पहली चीज़ अगर मार्केट ऊपर है तो आप थोड़ा थोड़ा पैसा निकालते हो, सारा पैसा नहीं निकालते। और जब आप ये पैसा निकालते हो तो टैक्स हार्वेस्टिंग आप हमेशा कर रहे होते हो। जब आपकी इन्वेस्टिंग होती है तो यहाँ पे टैक्सेस आपके ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं जब आप विड्रॉ करते हो, क्योंकि टैक्सेस आपके लगते हैं जो आपने पैसा कमाया है, जो आपका बेस अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट, उस पर तो टैक्स लगता नहीं। और टैक्स हार्वेस्टिंग से उनको ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिला था, जिससे उनके काफ़ी सारे टैक्स बच गए और स्लोली स्टेडली उन्होंने ये पैसा निकाला। ये जो 50 लाख रुपए थे, इसके अंदर से 10 लाख हमारे सेविंग अकाउंट में पड़ा था, बाकी सारा पैसा उठा करके हमने FD कर दिया था। FD के अंदर भी उनकी एज ज़्यादा है, तो जो रिटर्न्स थे वो 7% के आसपास आ रहे थे। तो मोटा मोटी अगर हम 10 साल में देखें तो 50,000 के आसपास उनकी मंथली इनकम आ रही है, और उन्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और ये आने वाले टाइम पर भी कंटिन्यू कैसे रहेगी, इसको समझो। अब जो बचा हुआ 50 लाख रुपया है, इसको कुछ ही नहीं करा, हमने सिंपली स्टॉक मार्केट में डाल दिया था, वन टाइम इन्वेस्टमेंट। अब 10 साल तक उनके पास लगातार इनकम आएगी, और 10 साल के अंदर सिर्फ 14% के रिटर्न, जो कि निफ्टी 50 भी दे देता है, वो दे दे तो हमारे बन जाते हैं 1.9 करोड़ रुपीस। और अगर ये चाहते हैं कि नहीं मुझे ये पैसा नहीं निकालना, तो ये इसको बढ़ाएंगे तो ये और डबल हो जाएगा। और मज़ेदार बात क्या है कि 10 साल के बाद वो वापस से इस पैसे को आराम से निकाल सकते हैं। इसका 50% जो कि 1 करोड़ होगा, इन्फ्लेशन एडजस्टेड, अगेन उनके पास 50,000 रुपये से ज़्यादा का मंथली इनकम आता रहेगा उन्हीं की SWP से। अब लास्ट ईयर मैंने उन्हें सजेशन दिया SWP का, जिन्होंने उनके रिटर्न्स में थोड़े से और बूस्ट लगा दिए। सबसे पहले ये आई होप क्लियर हो गया होगा कि 10 साल बाद उनके पैसे खत्म नहीं होने वाले, 50% निकालेंगे, फिर से 50% FD में रखेंगे, और ये करते रहेंगे और ये लूप चलता रहेगा, क्योंकि पैसा एक मैथ है। अगर हम बात करें 10 साल में, तो रिस्क भी ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, और पैसा आ रहा होता है तो ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं होती। अब SWP के लिए मैंने उनसे बोला कि एक काम कर सकते हैं कि HDFC बैलेंस फंड में ना हम अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। 10 लाख रुपए सेफ्टी के साथ बैंक में रख लेंगे, बाकी 40 लाख रुपए HDFC बैलेंस फंड में डालेंगे और यहाँ पे SWP करेंगे। SWP अगर आप बैलेंस फंड में करते हो तो लास्ट 3 साल में 18% का रिटर्न है, 5 साल के अंदर 20% के, 1 साल के अंदर 4% के आसपास का रिटर्न HDFC बैलेंस फंड ने दिया है। NAV कॉस्ट अगर आप देखो 5 के आसपास है, तो काफ़ी सारी उनके पास NAV होगी। मैंने उनसे ये बोला कि जब बाजार ऊपर हो तो आप आराम से बेचो, जब बाजार नीचे आ जाए
तो एफडी से थोड़ा पैसा निकालना शुरू कर दो। अब इससे क्या हो रहा है, जब भी पैसा नीचे आता है एफडी से वो पैसा निकालते हैं, जब बाजार ऊपर जाता है तो एसडब्ल्यूपी शुरू कर देते हैं। अभी जो कॉम्बिनेशन है इससे एनएवी भी कम खर्च हो रही है, इसी के साथ साथ उनके पास सेफ्टी भी है 10 लाख रुपए की जो एफडी में पैसा पड़ा हुआ है, जो कि उनके लिए अगले 1 से 1.5 साल का खर्चा निकाल सकता है। उनकी पेंशन भी आती है क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में थे, तो वो भी उनके लिए एक लिक्विडिटी है। सो एसडब्ल्यूपी एक बहुत अच्छी चीज़ है, एसआईपी एक बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो अपने रिटायरमेंट के पास आ रहा है या रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहा है, तो ये स्टेप्स आपको फॉलो करने चाहिए। वो स्टेप्स कौन से हैं? सबसे पहली चीज़, जितनी जल्दी हो सके एसआईपी करो, जितने ज़्यादा पैसे की हो सके उतने ज़्यादा पैसे की एसआईपी करो, क्योंकि अगर आप एसआईपी ज़्यादा से ज़्यादा पैसों की करोगे तो रिटर्न्स आपके ज़्यादा होंगे और कम रिटर्न में भी आपका कॉर्पस बढ़ जाएगा। सेकेंड चीज़, जो लोन है ये दो धारी तलवार है। अगर इसको आप सही चीज़ों के लिए यूज़ करोगे तो लोन काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दे सकता है, गलत चीज़ों के लिए यूज़ करोगे तो आपको बैंकरप्ट कर सकता है। जैसे अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते गाड़ी और घर और आप लोन पर 20 साल के लिए ले लेते हो, तो इस सिचुएशन में आप फंस जाओगे। 20 साल तक आपका वेल्थ बनना बड़ा मुश्किल हो जाएगा और किसी भी सिचुएशन में जॉब वॉब जाती है तो भी दिक्कत होगी। लेकिन उसी लोन को अगर आप एक ऐसे एसेट में लगाते हो जो कि लॉन्ग टर्म में ग्रो कर सकता है आपकी रियल एस्टेट इनकम से, तो ये काफ़ी तेज़ी से ग्रो करेगा। फॉर श्योर यहाँ पर भी अगर आपकी जॉब जाएगी तो दिक्कत हो सकती है, लेकिन ये लिक्विड एसेट है। अगर आप घर बेचने जाओगे तो हर इंसान बोलेगा अरे यार इसकी लाइफ में कोई बड़ी दिक्कत है, घर बेचना पड़ रहा है, लेकिन आप वही म्यूचुअल फंड बेच दोगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा और आपकी लाइफ सॉर्टेड तरीके से चल सकती है। तीसरी चीज़, इमरजेंसी फंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने भी इमरजेंसी फंड बनाया था, लेकिन मज़ेदार बात यह कि उनकी जॉब ही सरकारी थी तो जॉब जाने की उम्मीद काफ़ी कम थी। लेकिन प्राइवेट जॉब वालों को इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए ताकि किसी भी सिचुएशन में, मार्केट भी नीचे है और आपका पोर्टफोलियो भी है, लोन भी रीपे करना है, तो इस सिचुएशन में आपके पास कम से कम 6-7 महीने, साल भर का टाइम हो जब आप अपने जो लोन है उसको रीपे करते रहो, आपको एकदम से मार्केट से पैसा निकालना ना पड़े, ताकि जो रिस्क है वो आपका कम से कम हो जाए। 6 महीने में देखा गया है मार्केट वापस से अप मूव एक बार दिखा ही देती है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये एक सिस्टमैटिक प्लान है, ये कोई भी गेट रिच क्विक स्कीम ही नहीं है। ये चीज़ है जो लॉन्ग टर्म में काम करती है, आपकी रिटायरमेंट की प्लानिंग के लिए काम करती है। अगर आप ऐसे इन्वेस्ट करते हो 21 साल की एज से और आपका टारगेट है कि भाई 1.5-2-3 करोड़ में मैं निकल जाऊं, तो अगले 15-20 साल में, मतलब जब आप 40 साल के होगे तो आपके पास ये पैसा होगा और ये पैसा आपके लिए पैसा बनाता भी रहेगा और एसडब्ल्यूपी पे आप काम करते भी रहोगे। और हमारा देश वैसे भी ग्रो कर रहा है और ये ग्रो करते ही रहेगा, तो ऐसी भी दिक्कत नहीं कि फंस जाएंगे। तो स्ट्रैटेजी मैंने काफ़ी बार शेयर करी है अपने चैनल के ऊपर। ये कहानी सुन करके मैं काफ़ी मोटिवेटेड हो गया और ये मेल देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये जो चीज़ें मैं यहाँ पे ऑनलाइन शेयर करता हूँ, इसको जो लोग सुनते हैं, सही से इंप्लीमेंट करते हैं, उनकी लाइफ में एक्चुअली इंपैक्ट आता है। कई बार मैंने डिस्कस करा कि यार ये स्टॉक हमने डिस्कस किया था और मेरे पास ऐसे कमेंट आते हैं, हाँ सर मैंने 30%, 50% के रिटर्न्स निकाले। इसको देख के काफ़ी खुशी होती है। तो अगर आपको भी ऐसी वीडियोस पसंद है जहाँ पे आपको कुछ सीखने को मिले, प्रैक्टिकल नॉलेज मिले, तो ये चैनल सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। साइनिंग ऑफ।